हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विल्सम एजू क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश पेडागोजी के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसलेशन कम ग्रामर तथा डायरेक्ट मेथड को पढ़ दिया था और उससे पहले बाइलिंगुअल मेथड भी हम सब ने पढ़ लिया है। अगर आप सीटेट, बीएड या डीएड या किसी भी टीचिंग एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट को लिए हैं या लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच होता क्या है। तो जो स्ट्रक्चर अप्रोच है इसे जो है न्यू अप्रोच या ओरल अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक, ओरल या फिर इसे न्यू अप्रोच भी कहा जाता है। इसे स्ट्रक्चर अप्रोच को, जो स्ट्रक्चर अप्रोच है ये इम्प्रूवमेंट है। जो डायरेक्ट मेथड में ही हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर अप्रोच बन जाता है। एक मान्यता है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, अच्छा पर इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज लैंग्वेज मिस्ट्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी। इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसी मान्यता है कि किसी भी विदेशी भाषा को सीखने से पहले सीखने के लिए लैंग्वेज पे कमांड होना, लैंग्वेज पे मास्टरी होना इस जरूरी है। पर किस पे, वोकेबलरी में शब्दकोश से ज़्यादा वाक्यों की बनावट पर। शब्दकोश से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी। अर्थात स्ट्रक्चर, जो वाक्य के स्ट्रक्चर उस पर मास्टरी होना अत्यंत आवश्यक होता है, ना कि एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी पर। ये स्ट्रक्चर अप्रोच का जो है एक फिलोसफी भी इसको कह सकते हैं हम सब। ठीक, तो हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इन्हें जो है चार टाइप के हमें बताया गया है। पहला होता है सेंटेंस पैटर्न्स। देयर इज अ मॉडल सेंटेंस फ्रॉम विच मेनी थिंग्स ऑफ द सेम काइंड विच लुक सिमिलर कैन बी मेड। ऐसा इसमें सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है, आपको जो है एक ही टाइप का कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उससे मिलता जुलता आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक उदाहरण है रवि गोज टू स्कूल। अब जब ये सेंटेंस मिलेगा तो फॉलोइंग दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स मेक मेनी अदर सेंटेंसेस लाइक दिस। जैसे हैरी गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, सोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। तो इसमें आप देख सकते हैं जो वोकैब की आवश्यकता नहीं होते हुए हमें सिर्फ वाक्य की स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे जो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। उसके बाद एक पैटर्न होता है फ्रेज पैटर्न। फ्रेज इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिपिक्ट्स एन आइडिया विदाउट बीइंग अ सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, एक आइडिया को दर्शाता है पर ये सेंटेंस नहीं होता है। सिंपल सी बात, जैसे ओवर द ट्री, अंडर द ट्री, ये सब क्या है, फ्रेज है पर ये सेंटेंस नहीं होते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले भी होते हैं कि एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं सर्टेन ओकेजन पर जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। जैसे थैंक यू, एक्सक्यूज मी। देखिए अब ये थैंक यू क्या है, थैंक यू जो है, थैंक एक वर्ड हो गया और यू एक वर्ड का क्या सेट है। इसका यूज हम कब करते हैं, जब कोई आपकी हेल्प करता है उसके स्थान पर हम उसे क्या बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। तो फॉर्मूले का यूज कब होता है, किसी सर्टेन ओकेजन्स पे, निश्चित ओकेजन पे इसका प्रयोग होता है। अब कोई आपको मारे पीटे, आपका कोई नुकसान करे तब आप उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे। जो फोर्थ टाइप होता है इडियम्स। इडियम्स आर थॉट एज अ होल, लाइक बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। इसमें अब हमें देखिए वोकैब से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इडियम में बोर्न विथ सिल्वर स्पून या पीस ऑफ ए केक भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक पीस ऑफ अ केक। हम हिंदी में अगर देखें जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ये सारे जितने भी इडियम्स होते हैं उनमें आपको वोकैब से कोई मतलब नहीं, बस आपको सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को सब पहचानना होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एम्स होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो टू टीच द फॉलोइंग फंडामेंटल स्किल, चार फंडामेंटल स्किल को सिखाना जो है इसका एम होता है। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये चारों जो फंडामेंटल स्किल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड
राइटिंग, इन सबको ही सिखाना किसका एम होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच का बेसिक सा एम होता है। उसके बाद टू इनलार्ज द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो वोकेबुलरी को क्या करना, बढ़ाना। इनेबल द चिल्ड्रन टू अटेन मास्टरी ओवर एन इसेंशियल वोकेबुलरी ऑफ अबाउट 300 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। अब देखिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है, स्टूडेंट्स को 3000 रूट वर्ड्स सिखाना, ठीक, जो कि एक्टिव यूज में काम आती हो। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे री में यहाँ लिख दो, री को हम एक रूट वर्ड होता है, इसका हिंदी होता है पुनः। अब अर्थात जिस भी सेंटेंस के पहले री लग जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, उस काम को फिर से करना, दोहराना या पुनः। जैसे रीअरेंज, ठीक, व्यवस्थित थी, इसे पुनः व्यवस्थित करना। रीटेक, पुनः से उसको लेना। तो री का मतलब क्या हो गया, पुनः। री एक क्या है, रूट वर्ड है। तो स्टूडेंट्स को ऐसे ही रूट वर्ड्स जो है 3000 रूट वर्ड्स को सिखाना, जो कि क्या हो, एक्टिव यूज में उनके काम आए। को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द लेसन ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब देखिए हमारे बुक में ग्रामर भी होता है, कंपोजिशन भी होता है, मतलब स्टोरीज भी हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है टीचिंग, ग्रामर और कंपोजिशन दोनों की टीचिंग को क्या करना, कोरिलेट मीन्स अंतः संबंधित करवाना, ताकि जो स्टूडेंट्स जो है दोनों के यूज को समझ सके। टू इम्प्रूव द करेक्ट एंड स्टूडेंट्स स्पीच हैबिट, जो स्टूडेंट जो बोलता है, जो उसके बोलने का तरीका होता है, स्पीच हैबिट जो होता है, क्योंकि हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें तो हर स्टूडेंट की मास्टरी होगी नहीं। तो स्टूडेंट के इसी स्पीच को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, अच्छा करना, और उसको क्या करना, करेक्ट करना। मेक द क्लासरूम एटमोसफेयर इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, कक्षा के वातावरण को मनोरंजनदायक और क्या प्राकृतिक बनाना। ऐसा बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि वो कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं, उनमें मतलब जोश बनाना चाहिए। तो क्लासरूम को ऐसा बनाना। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशंस, अच्छा मीनिंगफुल सिचुएशंस मतलब क्रिएट करना, ताकि स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में बना रहे। जैसे अगर हमको इंग्लिश ही पढ़ाना है तो कुछ ऐसी कहानियों को हम उठाएं, कुछ ऐसी स्टोरीज को हम लोग से उठा सकते हैं जो स्टूडेंट्स को क्या करे, अच्छा लगे, वो जो उनके जीवन से को रिलेट होते रहें, ताकि वे पढ़ते समय उन्हें अच्छा महसूस हो, तथा तथा इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद हम यहाँ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो दस वी कैन से दैट, इसकी पहले सबसे नंबर का प्रिंसिपल होता है कि फर्स्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट्स, particularly the habit of arranging the words in a standard English pattern to replace the sentence pattern of the pupils on language। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कि जो स्टूडेंट्स के जो लैंग्वेज हैबिट्स को फॉर्म करना, उनमें सुधार करना, ठीक, और हैबिट उनमें ऐसा पैदा करना ताकि वो वर्ड्स को अरेंज कर सके, किसमें, स्टैंडर्ड इंग्लिश इंग्लिश पैटर्न्स में। स्टैंडर्ड इंग्लिश पैटर्न में अच्छी इंग्लिश में, ना कि टूटी फूटी या उनकी मदर टंग वाली भाषा में, ठीक। तो इसको किससे रिप्लेस किया जाएगा, रिप्लेस करना होगा सेंटेंस पैटर्न ऑफ द पीपल्स ऑन लैंग्वेज, पीपल जो स्टूडेंट के खुद के लैंग्वेज से, लैंग्वेज के सेंटेंस पैटर्न से रिप्लेस करना स्टैंडर्ड इंग्लिश पैटर्न को, ठीक। नेक्स्ट देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच एज द नेसेसरी मीन्स ऑफ फिक्सिंग फॉर्मली और ग्राउंड वर्क। लास्टली देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पुपिल्स एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ द टीचर। इतना करने के बाद जो पुपिल्स की एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी और टीचर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे देखते हैं। ऑन द प्रैक्टिकल साइड देयर आर अबाउट 275 लैंग्वेज पैटर्न्स विथ कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ एसेंशियल इंग्लिश। अब देखो प्रैक्टिकली साइड के यहाँ क्या बताया जा रहा है, कि अंग्रेजी भाषा में 275 लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, जो कि कोर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्या माना जाता है, कोर मीन सेंटर माना जाता है। कितने लैंग्वेज पैटर्न्स, 275 लैंग्वेज पैटर्न्स। दीज बेसिक पैटर्न्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स, इन्हीं जो पैटर्न को क्या कहते हैं, हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच स्ट्रक्चर embodies an important grammatical point. Structures may be complete utterances of part of a large whole और सेंटेंस पैटर्न्स एज। अब देखिए 275 लैंग्वेज पैटर्न्स जो हैं, जो इन्हीं को जो है महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल पॉइंट्स बनाते हैं खुद में ही। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मोहन गेट्स अप एट 6 AM,
मोहन जो है 6 AM पे उठ जाता है, ही टेक्स हिज बाथ, वो नहाता है, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट करता है, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए, देन देयर आर फ्रेज पैटर्न्स लाइक, अब ये क्या था, सेंटेंस पैटर्न था। अब फ्रेज पैटर्न मैंने आपको, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 3 years, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं इस घर में 3 वर्षों से रह रहा हूँ, वो बुक कहाँ है, टेबल पे। फॉर्मूला पैटर्न्स में गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, गॉड ब्लेस यू, दीज आर यूज्ड ऑन ओकेजन्स, मैंने आपको फॉर्मूला पैटर्न से पहले बताया था। अब लास्टली दे आर इडियोमेटिक पैटर्न लाइक, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है बहुत ही आसान नहीं है, स्पाइट ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस यू ओपन द डोर। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाती है, बेसिक से प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, हम एडवांटेजेस को देखते हैं। The structure approach can be effectively adopted to all stages with a well selected and graded program। अब यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रक्चर अप्रोच को हर एज में, स्टूडेंट के हर एज में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे हम उसे छोटी ही उम्र में 2 से 4 वर्ष में ही स्ट्रक्चर अप्रोच से पढ़ाएं, चाहे उसे हम 12 से 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाएं, किसी भी स्टेज में हम स्टूडेंट को जो है स्ट्रक्चर अप्रोच से पढ़ा सकते हैं। बस हमें एक सिलेक्टेड और ग्रेडेड प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। थ्रू दिस अप्रोच एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर लर्निंग। इस जो अप्रोच के माध्यम से एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर लर्निंग, इसके माध्यम से एक अच्छा स्थायी इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, जो कि लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस अप्रोच emphasizes मोर ऑन स्पीच अकॉर्डिंग टू जिपर्सन, लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम साउंड। तो इस अप्रोच में क्या, स्पीच मीन्स स्पीकिंग पर ज़्यादा बल देता है। ठीक, और जेपरसन के अनुसार जो है, लैंग्वेज को साउंड से हम लोग सब अलग नहीं कर सकते, इसलिए इजी हो जाता है लर्न करना इस अप्रोच के माध्यम से। यूजफुल फॉर टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री, अब ये प्रोज और पोएट्री सिखाने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनी नर्सरी राइम्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड फोक सॉन्ग्स आर इजी टू लर्न, इसे याद करना आसान हो जाता है। स्मॉल चिल्ड्रन लर्न दिस इंग्लिश लैंग्वेज एंड म्यूजिकल राइम्स विथ प्लेजर एंड रिमेंबर देम विथ ईज। ठीक, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस को भी हम देख लेते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक सिलेक्टेड पैटर्न को ही इसमें सिर्फ टॉट किया जा सकता है इस अप्रोच के माध्यम से। अगर आप सोचें कि आप हर सेंटेंस के हर पैटर्न को इसमें पढ़ा सकें, तो ये इम्पॉसिबल होगा और आप स्ट्रक्चर अप्रोच से इसे नहीं पढ़ा पाएंगे। और उसके बाद जो इस इस अप्रोच को पढ़ाने के लिए जो है, ट्रेंड टीचर्स भी बहुत कम हैं भारत अपने यहाँ के स्कूलों में। दिस अप्रोच इज मिसअंडरस्टूड बाय मेनी टीचर्स हु बिलीव दैट दिस मेथड इज फॉर टीचिंग सर्टेन वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न बाय यूजिंग ड्रिल मेथड इन द क्लास। कुछ जैसे कि ड्रिल मेथड मीन्स होता है, अच्छा इसको जान दीजिए, टीचर्स जो है अपने पहले खुद बोलते हैं किसी सेंटेंस को, फिर स्टूडेंट से क्या करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं। जब इस अप्रोच को क्या किया जाता है, मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है। When this method is reduced to a kind of drilling, then this method became ineffective and useless। जब इस मेथड को ड्रिल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तब ये मेथड जो है इनफेक्टिव और बेकार हो जाता है, ऐसे समझिए। दिस अप्रोच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सीनियर क्लासेस हु हैव टू अपीयर फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। दिस अप्रोच विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर देम टू मास्टर देयर टेक्स्ट बुक इफिशियंसी। अब सीनियर क्लासेस जैसे कि 12th या उससे ऊपर के क्लासों के लिए ये अप्रोच जो है अच्छा नहीं माना जाता है, और इट निग्लेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ रीडिंग, इट कैन बी अप्लाइड इन एवरी स्फीयर ऑफ टीचिंग। और ये जो है रीडिंग को जो है टोटली निग्लेक्ट कर देता है, और किस पे प्रेशर आता है, वो जो है स्पीकिंग पर, मैंने आपको पहले बताया भी था। ठीक, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। तो हमने स्ट्रक्चर अप्रोच को अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।